डियर स्टूडेंट, मुद्रा एवं वृद्धि विश्लेषण के अंतर्गत मैंने जो जेम्स टोबिन का मॉडल का जो अध्ययन कराया है, उसके अंतर्गत टोबिन के मॉडल का आरंभिक बिंदु, समाज बचत करने की इच्छा क्यों करे जब विनियोग से प्राप्त प्रतिफल की दरें काफ़ी अनाकर्षक हों, यह अध्ययन कराया। और इसके बाद मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें दो परिसंपत्ति स्वायत्त व्यवहार का सरलतम रूप में अध्ययन कराया। और अब मैं जो अध्ययन कराऊंगा उसके अंतर्गत हम जो अध्ययन कराएंगे वह है, आज एक प्रश्न खड़ा हो जाता है टोबिन के मॉडल के अंतर्गत। प्रश्न यह उठता है कि क्या एक साम्य संतुलन पूंजी गहनता विद्यमान है, और यदि हाँ तो किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाए। यह प्रश्न खड़ा हो जाता है टोबिन के मॉडल के अंतर्गत। तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उपर्युक्त व्याख्या यह प्रदर्शित करती है कि पूंजी गहनता का एक संतुलन विद्यमान है जो एक स्थायी कीमत स्तर से संबंधित होता है, लेकिन इसके लिए एक विशिष्ट राजकोषीय नीति की जरूरत है जो घाटे के व्यय की समुचित मात्रा या न्यूनार्थ वित्त प्रबंधन के द्वारा मुद्रा और पूंजी के मध्य एक सही संतुलन के द्वारा अनुरक्षित की जाती है। प्रश्न फिर एक उठ जाता है कि तब क्या हो जब राजकोषीय नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, जिसे अस्थायी कीमत स्तर को बनाए रखना असंभव हो। अब देखिए, जब राजकोषीय नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से और अस्थायी कीमत स्तर को बनाए रखना असंभव हो, तब क्या होगा। तो देखिए, माना एक संतुलित बजट नीति को अपनाया जाता है तथा मुद्रा का मामूली या नाम मात्र का स्टॉक स्थिर रहता है। अब स्फीति के परिणाम स्वरूप वास्तविक पूंजी लाभ अब क्या होगा, पूंजी लाभ ठीक वैसी ही समान भूमिका का निर्वाह करेगा या करेंगे जैसे कि उपर्युक्त व्याख्या में घाटे के अधीन हुई थी। अर्थात वह वास्तविक व्यय योग्य आय की वृद्धि या संवर्धन करेंगे तथा बचत की प्रवृत्ति का एक भाग अवशोषित भी करेंगे। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण भिन्नता भी दिखाई देती है कि संतुलन की एक दशा में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक उतनी ही तेजी से बढ़ेगा जितनी तेजी से पूंजी का स्टॉक बढ़ता है, जो कि प्राकृतिक दर है वह क्या है, एन है, क्योंकि हमने एन ही माना है। प्राकृतिक दर एन पर संभव होता है। वर्तमान उदाहरण में यह केवल तब संभव होता है जब कीमत स्तर दर एन पर गिर जाए। यदि ऐसा हो तब मुद्रा का शुद्ध प्रतिफल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मुद्रा का शुद्ध प्रतिफल आर, मात्र मामूली प्रतिफल नहीं होता बल्कि आर प्लस एन हो जाता है।
अब देखिए जब r+n हो जाता है तो क्या होता है, तब फलतः मुद्रा की मांग में होने वाली जो वृद्धि है वह अधिक होगी उस स्थिति की तुलना में जब कीमतें स्थायित्व में रहने की आशा की गई हो। साम्य की दशा प्रति इकाई पूंजी पर मुद्रा के अधिक स्टॉक की आवश्यकता रखेंगी तथा एक निम्न पूंजी गहनता तब होगी जबकि मुद्रा अपस्फीति को मुद्रा सृजन हेतु प्रतिस्थापित किया गया हो। इसे रेखा चित्र के माध्यम से भी हम समझते हैं। तो देखिए अब मैं इसके लिए जो मैंने पहले रेखा चित्र बनाया था उस रेखा चित्र में यानी रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कहाँ जहाँ W3 रेखा मुद्रा के प्रतिफल को की सूचक है और W1 जो रेखा है वह प्रतिफल से n की दूरी प्रदर्शित करती है। रेखा चित्र में W1 यूजिकल टू क्या हो जाएगा, WKR हो जाएगा। और जब ये हो जाता है तब या तथा W3 इजिकल टू क्या होगा, तो ये भी W ब्रैकेट में K इंटू R प्लस क्या होगा, K इंटू R प्लस N ये हो जाएगा। अतः दोनों रेखाओं के मध्य अंतर किसका है, केवल n का अंतर है। एक संगत प्रश्न यहाँ फिर उठता है और वह संगत प्रश्न फिर क्या खड़ा हो जाता है, तो देखिए तब क्या होगा जब तकनीकी प्रक्रिया श्रम शक्ति की वृद्धि का या श्रम शक्ति की वृद्धि बचत के व्यवहार प्रतिफल की प्रत्याशाओं में होने वाले परिवर्तनों या पोर्टफोलियो अधिमानों में होने वाली किसी भी अनियमितता से समुदाय पोर्टफोलियो संतुलन की दशा से बाहर हो जाए। यानी प्रश्न फिर एक खड़ा हुआ और प्रश्न क्या है, फिर से सुने, तब क्या होगा जब तकनीकी प्रक्रिया श्रम शक्ति की वृद्धि बचत के व्यवहार प्रतिफल की प्रत्याशाओं में होने वाले परिवर्तनों या पोर्टफोलियो अधिमानों में होने वाली किसी भी अनियमितता से समुदाय पोर्टफोलियो संतुलन की दशा से बाहर हो जाए। जब ये प्रश्न खड़ा होगा तो फिर क्या होगा, तब देखिए क्या होता है, यदि ऐसे किसी धक्के का नतीजा यह हो कि जनता के जो पास है या जनता के पास काफ़ी अधिक पूंजी हो, तब वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ गिरेंगी। क्यों गिरेंगी? या पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ेंगी। दूसरी तरफ जनता मुद्रा से पूंजी को खरीदना चाहेगी तथा ऐसे में कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। और जब तेजी से बढ़ेंगी या कीमतों में होने वाला ह्रास
ठहर जाएगा या रुक जाएगा या फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। और जब ये स्थिति पैदा हो तो फिर क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से अब दो प्रभाव दिखाई देंगे। और पहला प्रभाव जो दिखाई देगा वो क्या होगा, जो एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, इनमें से एक को पीगू प्रभाव व दूसरे को विक्सेल प्रभाव कहते हैं। पहले को पीगू प्रभाव कहते हैं, दूसरे को विक्सेल प्रभाव कहा जाता है। पीगू प्रभाव स्थायित्वकारी होता है। पीगू प्रभाव कैसा होता है, स्थायित्वकारी। और जब ये स्थायित्वकारी होता है तो क्या है, तो देखिए तब एक ऐसी दशा को हम ध्यान में रखें जो अब स्फीतकारी धक्के की है, और ऐसे में कीमतों में त्वरित ह्रास क्या होगा, त्वरित ह्रास होता है, जिससे विद्यमान मौद्रिक संतुलनों का वास्तविक मूल्य बढ़ता है। और जब ये मूल्य बढ़ता है तब इससे पोर्टफोलियो संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त कुल वास्तविक संपत्ति में होने वाली वृद्धि से पूंजी निर्माण की ओर बचतों का जो प्रवाह है वह बाधित हो जाएगा। और दूसरी ओर विक्सेल प्रभाव के अंतर्गत या विक्सेल जो प्रभाव है वह कैसा होगा, अस्थायित्वकारी प्रभाव होता है। और जब ये अस्थायित्वकारी प्रभाव होता है यानी विक्सेल प्रभाव अस्थायित्वकारी होता है, और जब ये अस्थायित्वकारी होगा तो क्या होगा, तो कीमतें में होने वाली त्वरित कमी से मुद्रा पर आकर्षक प्रतिफल प्राप्त होंगे, जिससे पोर्टफोलियो मांग में पुनः एक विवर्तन प्रोत्साहित होगा, जो मूल संकट या धक्के की ही दिशा में जाएगा। या तो मूल संकट या धक्के, जिस तरफ धक्का लगा है उसी दिशा में ये जाएगा। ऐसा कोई तर्क नहीं है कि संतुलन की एक अवस्था में क्यों एक प्रभाव दूसरे के सापेक्ष अधिक मजबूत हो। टोबिन के मॉडल में अंततः पीगू का प्रभाव सफल रहता है, लेकिन अब स्फीति शून्य या ऋणात्मक पूंजी निर्माण एवं बाधित वृद्धि की लंबी समय अवधि को झेलने के बाद में ये प्रभावी होता है। टोबिन ने स्थायित्व की दशा को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया है। तो देखिए अब जो रेखा चित्र के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया है, तो पहले मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें, फिर हम और आप इस चीज़ को समझेंगे। देखिए
देखिए सेविंग यहाँ सेविंग है और ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो किसका है? पोर्टफोलियो बैलेंस का, बैलेंस। और यह एक्स एक्सिस है, ये ओ मूल बिंदु है, यह वाई एक्सिस है और यहाँ आप देख रहे हैं एस अपॉन क्या होगा? 1 माइनस एस इंटू पी वाई अपॉन डी, ये हो जाएगा। ये एन बिंदु है और यह भी एन है। ये 45 अंश का कोण है और ये जो पॉइंट है 1 के अपॉन के और यह एस वाई 1 माइनस जी और यह जो बिंदु है यह माइनस पी अपॉन पी है। अब देखिए इसे समझते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए जब हम रेखा चित्र का निर्माण करते हैं तो फिर क्या है, रेखा चित्र के माध्यम से जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, यहाँ देखिए रेखा चित्र द्वारा जो स्पष्ट किया है उसमें रेखा चित्र में वाई अक्ष पर कीमतों को यानी p माइनस पी अपॉन पी, तो यहाँ कीमतें दिखाई गई हैं। और जब कीमतें हैं तो देखिए कीमत विस्फीति की जो दर है यानी कीमत विस्फीत जो हो जाती है वह दर है माइनस पी अपॉन पी का मापन करता है तथा एक्स अक्ष पूंजी संचय की दर है और पूंजी संचय की जो दर है वह के अपॉन के है। को प्रत्येक अक्ष पर वृद्धि की प्राकृतिक दर क्या है? एन, और एन प्राकृतिक दर एन दी हुई है। अब देखिए रेखा चित्र में एक्स अक्ष में पूंजी की एक दर के एन से अधिक होने से तात्पर्य यह है कि पूंजी की धनता तथा प्रतिफल में दिखाई देने वाली जो कमी है वह जबकि एन से कम पूंजी संचय की दर ठीक विपरीत दिशा की सूचक होगी। अतः यह माना जाएगा कि एक संतुलनकारी जो बजट है उस बजट नीति को अपनाया जाएगा जिससे मुद्रा का मामूली स्टॉक स्थिर रहे, लेकिन यह स्टॉक का वास्तविक मूल्य अवस्फीति की दर पर बढ़ेगा। इसके साथ ही यह भी माना गया है कि विद्यमान वास्तविक मुद्रा संतुलन एवं पूंजी साम्य की जो अवस्था है उस पूंजी साम्य की अवस्था में है, अर्थात इनकी सापेक्षिक प्राप्तियां पूंजी पर लाभ की प्रचलित दर से समायोजित होती हैं तथा मुद्रा पर प्रतिफल की एक वास्तविक दर जो एन है वह एन के बराबर होती है।
जो प्राकृतिक, अब प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक -p/p दर है। अब रेखा चित्र में मूल बिंदु से जो 45 अंश की जो रेखा है या 45 अंश जो कोण है, यह रेखा पोर्टफोलियो, किसको? पोर्टफोलियो बैलेंस यानी पोर्टफोलियो संतुलन को प्रदर्शित करती है। यह प्रतिफल की विद्यमान दरों पर कीमत, विस्फीति एवं पूंजी निर्माण के संयोगों को प्रदर्शित करती है, जो पोर्टफोलियो संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ऋणात्मक ढाल वाली रेखा बचत को सूचित करती है, जो -p/p तथा क्या है? तथा k/k, -p/p तथा k/k क्या करती है? का संयोग बताती है। यानी -p/p तथा k/k यह संयोग को बताती है कि भाई ये संयोग में है। अब देखिए x अक्ष में क्या है? x अक्ष में देख रहे हैं आप, sy ब्रैकेट में 1 - g, x अक्ष पर sy 1 - g, ये क्या बताता है? तो यह पूंजी वृद्धि को बताती है। क्या बताती है? पूंजी वृद्धि की दर जब समस्त बचतें पूंजी की तरफ क्रियाशील होती हैं, तब y अक्ष में क्या होता है? अब देखिए y अक्ष में, तो जहाँ y अक्ष है, y अक्ष पर क्या है? s/1 - s × py/d, यही है ना। तो देखिए x अक्ष में s/1 - s × py/d क्या करता है? प्रदर्शित है, जहाँ d पूंजी की प्रति इकाई पर मुद्रा का मामूली स्टॉक है। यह कीमत विस्फीति की एक दर को मापती है। कौन सी मापती है? ये वाली। यह विस्फीति की जो दर है, ये इसको मापने वाली रेखा है, जिस पर समूची बचत क्या होगा? कि प्रवृत्ति मौद्रिक परिसंपत्तियों को प्राप्त पूंजी लाभ द्वारा संतुष्ट हो जाती है। अब देखिए फिर क्या है? बचत की रेखा पोर्टफोलियो संतुलन रेखा को बिंदु किस पर, यानी ये n है और ये n है, इस पर n बिंदुओं पर ही क्या करती है? काटती है। यह संतुलन की दशा है, यानी यहाँ संतुलन में है। अब देखिए इस बिंदु पर पोर्टफोलियो संतुलन एवं पूंजी गहनता को क्या होगा? पोर्टफोलियो संतुलन या पूंजी गहनता को बनाए रखने के लिए नई बचतें विभाजित हो जाएंगी, और जब ये विभाजित हो जाएंगी तो क्या होगा? तो अब देखिए, अब माना कि मुद्रा विस्फीति की दर n से अधिक हो जाती है। किससे? n से अधिक हो जाती है। और जब ये n से अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? तब ऐसे में बिंदु W, अब देखिए जो बचतों के विभाजन को सूचित करेगा तो कौन सा है? ये वाला W है, ये विभाजन को सूचित करता है। W जो बचतों के विभाजन को सूचित करेगा, बचत रेखा के उत्तर पूर्व गति करेगा। कैसा करेगा? उत्तर पूर्व गति करता है। और जब ये उत्तर पूर्व गति करता है तो इससे अभिप्राय यह है कि मुद्रा का प्रतिफल अधिक है। यह आरंभिक पोर्टफोलियो
संतुलन से भी अधिक है। पोर्टफोलियो व्यवहार एक बारगी भी या एक बारगी ही प्रतिफल में वृद्धि को सूचित नहीं करता, क्योंकि यह कुछ समय लेता है। और जब ये कुछ समय लेता है तो फिर क्या होगा, तब और यह इस कारण कि अवस्फीति की नई दर अपने प्रभाव दिखाने लगेगी। साथ ही क्या होगा, संपत्ति धारक नई परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में समायोजित होने पर कुछ समय लेते हैं। अब पूंजी पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल बढ़ेंगे, क्योंकि पूंजी का कम संचय प्राकृतिक दर से नीचे गिर जाता है इसलिए। और जब प्राकृतिक दर से नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, तो अब पीगू प्रभाव के अधीन कीमतों में होने वाली कमी मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि करता है। यह दोनों ही प्रभाव काफ़ी अधिक समय लेते हैं तथा जैसे जैसे समय बीतता है और अधिक गहन हो जाता है, मुद्रा की बढ़ती हुई मांग को संतुष्ट करने या क्षतिपूर्ति करने की जो प्रवृत्ति है उसमें क्या होगा, क्षतिपूर्ति करने की जो प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि मुद्रा के प्रतिफल में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह सब बहुत धीमी गति से या काफ़ी कम होता है। जब ये काफ़ी कम होता है तब क्या होगा, तो ऐसा होने पर अवस्फीति की दर पुनः बढ़ेगी, और जब पुनः बढ़ती है तथा बिंदु बचत वक्र के उत्तर पूर्व की ओर जाता है, तो जैसे जैसे इसमें गति होती है तथा जितनी लंबी यह प्रक्रिया चलती है, संपत्ति में पूंजी का अंश कम होता जाता है। अब जब पूंजी का अंश कम होता जाता है तथा इससे जो प्राप्त प्रतिफल हैं वह कैसा होगा, बढ़ जाता है। और जब इसका प्राप्त प्रतिफल बढ़ जाएगा तब स्थिति क्या है, तो देखिए, जब स्थायित्वकारी प्रभाव शक्ति प्राप्त करते हैं वहीं अस्थायित्वकारी जो प्रभाव है वह दुर्बल पड़ जाते हैं। एक जब बढ़ जाता है तो दूसरा दुर्बल पड़ जाता है, यानी एक कमज़ोर हो जाता है दूसरा बढ़ जाता है। जब मौद्रिक स्टॉक में आय का अनुपात PYD हो तो क्या है, जब PYD होता है तो यह गिरता है, और जब ये गिरेगा तो बचत रेखा का ऊर्ध्व हिस्सा नीचे की ओर, कौन सा, ये नीचे की ओर गति करता है। अब अवस्फीति की जो दर है वह कम से कम होती चली जाएगी। मुद्रा पर जो प्रतिफल है वह गिरने लगता है, वहीं पूंजी पर प्रतिफल बढ़ने लगता है। अंततः अवस्फीति की जो दर है पुनः n पर आ जाएगी। क्या होगा, वापस n पर गिरेगी और यहीं संतुलित वृद्धि की धारणा से संगति अनुरूपता रखेगी। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़्यादा करें और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आया है इस टोविन मॉडल से संबंधित,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। आपके कमेंट ही मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। साथ ही मेरे ये जो नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएंगे। आप इन नोट्स को भी निकाल करके और अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ, यह नोट्स नेट वालों के लिए या IAS या IPS या PCS या भारत के समस्त राज्यों के अंतर्गत होने वाली जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी मैं इन नोट्स को तैयार करता हूं। आप इन नोट्स को भी निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, विशेष तौर पर इकोनॉमिक्स वाले जो BA इकोनॉमिक्स या MA इकोनॉमिक्स वाले हैं, या BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले हैं, या MA ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले हैं, या BSc AG वाले हैं, या MSc AG वाले स्टूडेंट्स हैं, वह मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।